हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल टैकल टॉक। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की सब्जेक्ट हिस्ट्री। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं। नेशन स्टेट, आइडेंटिटी और नो हु दे आर, न्यू सिंबल्स, आइकॉन्स एंड सॉन्ग्स, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, anti-colonial movement, conservative, moderate and extremist, suppressed by colonial rule, Gandhiji wants to make them come together। तो इस पॉइंट्स को हम एक एक कर क्लियर करेंगे। नंबर 1 है नेशन स्टेट। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि नेशन स्टेट क्या है। पहले तो आप ये जान लें कि हमारी कंट्री क्या है। एक पॉलिटिकल यूनिट कंट्री है जिसकी एक एग्जैक्ट बाउंड्री है ना। मगर इससे पहले क्या होता था, जब तक नेशन स्टेट्स नहीं था उससे पहले जो राजा होते थे वो क्या करते थे, अपनी टेरिटरीज को कभी भी दूसरे राज्य में हमला कर क्या कर लेते थे, एक्सपेंड कर लेते थे। कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती थी, कोई फिक्स्ड टेरिटरी नहीं होती थी। पर नेशन स्टेट में क्या होता है, वी हैव अ फिक्स्ड बाउंड्री, ठीक है, फिक्स्ड टेरिटरी। उसके बाद है आइडेंटिटी और नो हु दे आर। नेशन स्टेट्स क्या हमारी हेल्प करती है, हमारी आइडेंटिटी पहचानने में हमारी मदद करती है। आज हम प्राउडली कह पाते हैं वी आर इंडियंस, यस और नो। और उसी के साथ साथ हमें वो ये जानने में मदद करती है हु वी आर, हम कौन सी कम्युनिटी से हैं, कौन से ग्रुप से हैं, हमारे वैल्यूज़ क्या हैं। इन सब चीज़ों के आइडेंटिफिकेशन में भी नेशन स्टेट्स हमारी मदद करता है। उसके बाद है न्यू सिंबल्स, आइकन्स एंड सॉन्ग्स। बट इतनी वास्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल्स को, एथनिक ग्रुप ऑफ पीपल्स को एक साथ यूनाइटेड रखे तो रखे कैसे। तो ये पॉसिबल होता है जब हम, आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम आज के टाइम पे कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं तो हमारे अंदर पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आती है कि नहीं आती। जब हम नेशनल एंथम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक रेस्पेक्ट की फीलिंग आती है अपने देश के लिए, है ना। तो ठीक वैसे ही लोगों को यूनाइट रखने के लिए, अपने देश के प्रति नेशनलिज्म की जो भावनाएं हैं वो एरोस्ट करने के लिए क्या किया गया, न्यू सिंबल्स यूज किए गए, आइकॉन्स यूज किए गए, नए नए सॉन्ग्स बनाए गए, पैट्रियोटिज्म सॉन्ग्स। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। अब मैं आपको बता दूं जो ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अचानक से हमारे देश में ये जो फीलिंग है नेशनलिज्म की कहां से आ गई। तो ये फीलिंग जो है नेशनलिज्म की ये आई यूरोप से। अब आप सोचेंगे यूरोप से कैसे, तो इससे पहले चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा होगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जब यूरोप ने काफी लंबे स्ट्रगल के बाद फाइनली नेशन स्टेट को हासिल कर लिया तो क्या हुआ, दूसरे स्टेट्स में, दूसरी कंट्रीज में भी क्या होने लगा, दूसरे एरियाज में भी लोगों के अंदर ये भावना जगने लगी कि क्यों हम भी नेशन स्टेट्स नहीं हो सकते। ठीक उसी टाइम इंडिया में भी क्या हो रहा था, कॉलोनियल रूल्स हो रहा था। तो इंडियंस को भी लगा कि हम भी नेशन स्टेट्स के लिए फाइट क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तो उसके बाद शुरू हुआ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। इंडियंस ने क्या शुरू किया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू किया। इसके मूवमेंट में क्या था कि हम क्या करना है, हमें ब्रिटिश का अपोज करना है और उन्हें क्या करना है, हमारे देश से बाहर भेजना है। बट उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या थी, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब ये क्या है, ये वो पीपल्स हैं, वो ग्रुप्स ऑफ पीपल्स हैं जिनका विजन्स, जिनका एक्सपीरियंस कॉलोनियल रूल को लेकर सेम नहीं था। उसमें से 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें से एक था कंजर्वेटिव। जो कंजर्वेटिव मतलब क्या था, ये ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जो बस अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को बचाकर रखना चाहते थे। जिसमें से कुछ मॉडरेट्स पीपल्स हैं, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो है मॉडरेट। तो इनका मानना क्या था कि ब्रिटिश को हम पूरी तरह से इंडिया से नहीं भगाएंगे, उनके कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स काफी अच्छे हैं, बस उसमें हम जो उनकी कुछ पॉलिसी है, जो क्रुशियल पॉलिसी है, उसमें कुछ रिफॉर्मेशन कर देते हैं। और उसी के साथ साथ नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल था एक्सट्रीमिस्ट। ये ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जो चाहते थे कि पूरी तरह से बॉयकट, कॉलोनियल रूल का बॉयकट किया जाए और ब्रिटिश को क्या किया जाए, इंडिया से पूरी तरह से भगा दिया जाए। सो नेक्स्ट पॉइंट है सप्रेस्ड बाय कॉलोनियल रूल। क्यों इंडियंस क्यों चाहते थे कि ब्रिटिश को भगाना इंडिया से, कॉलोनियल रूल से आज़ादी क्यों चाहते थे, क्योंकि जितने भी कॉलोनियल्स पीपल्स थे वो क्या करते थे, इंडियंस पीपल्स को सप्रेस कर दबा कर रखते थे। जो एक ह्यूमन होने के नाते उनके राइट्स, उनके अधिकार होनी चाहिए, जो इक्वलिटी, जो अपॉर्चुनिटी उनको होनी चाहिए वो उनको नहीं मिलती थी। हमेशा हर चीज़ में उनको क्या किया जाता था, सप्रेस्ड कर रखा जाता था। इसी गुस्से के वजह से जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल्स थे उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया दैट वी विल कम together, we will unite and we will fight togetherly about this colonial periods for this making our country free। उसके बाद है गांधी जी वांट टू मेक देम कम टुगेदर। मगर जो कांग्रेस, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी, तो कांग्रेस पार्टी में के जो मेंबर थे गांधी जी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये जो कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हैं इन्हें हम एक साथ लाकर काम करें, इन्हें हम यूनाइट करें। मगर ये चीज़ इंट्रोडक्शन के बाद अब हम पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खलीफत एंड नॉन कॉपरेशन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूँ।
1919 national movement, new political and economic situation, increased taxes and revenues, 1913 to 1918 price hike, forced recruitment, 1918 to 1919 and 1920 to 21 shortage of food, 1921 12 to 13 million people died due to epidemic and famine. तो इसमें हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या क्या सिचुएशन अरोज्ड हुई, प्रॉब्लम आई इंडियंस के सामने। तो इसमें है एक 1919 नेशनल मूवमेंट। देखो जो नेशनल मूवमेंट था हमारे इंडिया में कि क्या करना है, ब्रिटिश को इंडिया से क्या करना है, भगाना है। तो उसका जो आइडिया था धीरे धीरे अब हर जगह, हर एरिया, हर कॉलोनी में स्प्रेड होने लगा कि क्या मतलब कैसे हम यूनाइट हो सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं हम इंडिया को क्या करने के लिए, फ्री करने के लिए, एक नेशन स्टेट बनाने के लिए। ठीक उसी वक्त वर्ल्ड जो न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, मतलब ठीक उसी टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन अरोज्ड हो गई थी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वजह से न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन में चेंजेस आ गई। आप सोचेंगे कैसे? किसी भी वॉर को लड़ने के लिए हमें फिनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और नेक्स्ट एक परफेक्ट लीडर की। तो ठीक वही हुआ उस टाइम पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन अरोज हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब आउटब्रेक हुआ तो क्या हो गया, न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन की प्रॉब्लम्स आने लगी सामने। तो इंक्रीज टैक्सेस एंड रेवेन्यूज। अब देखो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तो लीडर्स ऑब्वियसली ब्रिटिश के पास होंगे है ना, बट फ्रॉम वेयर द इकोनॉमिक्स कम, फिनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, उस फिनेंशियल सपोर्ट को कहाँ से लेना सही समझा, इंक्रीज टैक्सेस एंड रेवेन्यूज। उन्होंने क्या किया, इंडियंस पे क्या कर दिया, और ज़्यादा टैक्सेस और रेवेन्यूज बढ़ा दिए। और उसी के साथ साथ इन 1913 टू 1918 प्राइस हाइक्ड। अब जिस तरीके से टैक्सेस और रेवेन्यूज बढ़ाए गए थे तो एक कॉमन पीपल्स के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो इतनी ज़्यादा हाई टैक्स और रेवेन्यूज कैसे पे करेंगे। ठीक उसी के साथ साथ उस टाइम पे क्या हुआ कि प्राइस हाइक, जो फूड आइटम्स जो थे, फूड मटेरियल्स जो थे, उसके भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, किसी भी एक कॉमन पीपल के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स, मतलब सिचुएशन अरोज्ड हो गई कि वो इतने ज़्यादा दाम वाले सामान खरीदेंगे कैसे। अगर मैं एक एग्जांपल रिलेट करके देख लूँ, आज के टाइम पे देख लो, पैंडेमिक टाइम है ना, इस सिचुएशन के टाइम में किस तरीके से सामान के जो दाम है वो हाइक होते जा रहे हैं और एक मिडिल क्लास पीपल, एक लो क्लास पीपल के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या बोल रहे हैं उसको, चैलेंजिंग सिचुएशन हर दिन आती जाती है कि इतने ज़्यादा दाम के फूड प्रोडक्ट्स वो कैसे खरीदेंगे। ठीक उसी वक्त उस टाइम पे भी 1930 टू 1980 पीपल्स भी यही प्रॉब्लम, कॉमन पीपल जो है यही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि इतने बढ़े हुए फूड के दाम, जो मटेरियल जो दाम बढ़ गए, हम कैसे खरीद पाएंगे इसको। पोस्ट रिक्वायरमेंट। उसके बाद ब्रिटिश को वार लड़ने के लिए क्या चाहिए, आर्मी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो विलेज के रूरल एरियाज़ के जो पीपल्स थे, फार्मर्स थे, जो आर्टिशियंस या जो भी अदर ऑक्यूपेशंस के पीपल्स थे, उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया उन्होंने कि उनको वॉर के लिए क्या चाहिए, मेन पावर चाहिए। तो वो मेन पावर वो वहाँ से लेना शुरू किए, लोगों को ज़बरदस्ती विलेजेस एरिया से, रूरल एरिया से आर्मी में भर्ती करना शुरू किया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा आ गया था कि क्यों इस तरीके का मतलब व्यवहार किया जा रहा है, ज़बरदस्ती क्यों उनके लोगों को आर्मी में भर्ती करके मरने के लिए भेजा जा रहा है। उसके बाद 1918 टू 1990 एंड 1920-21 शॉर्टेज ऑफ फूड। जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर कौन करता है सबसे ज़्यादा, मेंस करते हैं ना, फार्म में, फील्ड में रह के। उस टाइम पे वहाँ पे तो मेन पावर को कहाँ भेज दिया जा रहा था, आर्मी में भेज दिया जा रहा था वॉर लड़ने के लिए। तो एग्रीकल्चर करेगा कौन, उसके वजह से क्या हुआ, ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो हो नहीं पाए और फूड की स्कैसिटी हो गई, शॉर्टेज हो गई। फूड प्रॉपर जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही थी। उस वजह से 1921 में क्या हुआ, 20 to 13 मिलियन पीपल्स डाइड ड्यू टू एपिडेमिक एंड फेमाइन। 1921 में ऐसी सिचुएशन एरोज हो गई स्कैसिटी ऑफ फूड के वजह से कि 12 to 13 मिलियन पीपल्स को जान गंवानी पड़ी। कुछ इन्फ्लुएंजा नाम का उस टाइम पे एपिडेमिक था, वो फैल गया, और दूसरी तरफ फेमाइन से लोग मारे गए, भूखमरी से मारे गए लोग। तो ये सिचुएशंस अरोज्ड हुई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आउटब्रेक हुआ। मगर कई लोगों को ये लग रहा था कि जैसे ही वॉर ख़त्म होगा तो उनके जो ये हार्डशिप है लाइफ का, ये ख़त्म हो जाएगा, लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ठीक उसी के वजह से ये सब सिचुएशंस को देखते हुए क्या हुए, कुछ न्यू मूवमेंट्स और स्टार्ट हुए इंडिया को इन सब चीज़ों से फ्री करने के लिए। पर वो क्या क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे या आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। आई होप आपको आज के ये जो टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन नेशनलिज्म इन इंडिया का और द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खलीफत एंड नॉन कॉपरेशन, समझ में आ गया। आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सलाम, नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।